नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 राज्य, 3 ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार दिखाई देगा। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा का कम से कम 2 राज्यों में तो चमत्कार उस तरह से नहीं दिखा कभी। एक राज्य में ज़रूर दिखा, लेकिन वो सहयोगी दलों के साथ। जिन 3 राज्यों की बात करने जा रहा हूँ वो तीनों राज्य पूरब के हैं। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों वाली पार्टी थी 2014 में। 2019 में वो लोकसभा चुनाव में 18 सीटों वाली, 42 में से 18 सीटों वाली पार्टी बन गई। और विधानसभा में 2016 में 3 सीटों वाली पार्टी थी और 2021 में वो 77 सीटों वाली पार्टी बन गई। तो ये अपने आप में एक ग्राफ काफ़ी जो है ऊंची छलांग लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा का तांडव हुआ पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस जो था, जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दी, उसके बाद से लोग ये मानने लगे थे कि पश्चिम बंगाल में अब आने वाले बहुत से सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें 2019 की छोड़िए, अगर जो 2 सीटें 2014 में जीती थी वो भी जीत जाए तो ये बड़ी बात होगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से छलांग लगाकर फिर से और ऊंचाई पर पहुँच गई है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर, 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि कहूँगा 3 फैक्टर। पहला फैक्टर तो कॉमन है, हर राज्य में है, पूरे देश में है, और वो है मोदी फैक्टर। मोदी की अपील जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की अपील है, ख़ास तौर से महिलाओं में, और ये पश्चिम बंगाल में भी है। ये जब वो शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए तो उनकी जो सभा हुई उसमें महिलाओं की संख्या नहीं, सिर्फ संख्या की बात नहीं है, जिस तरह का रिस्पांस था और उसके बाद महिलाओं से बातचीत में उनकी जिस तरह की प्रतिक्रिया थी, उसमें कई मुद्दे देखिए। न केवल सरकार के खिलाफ नाराज़गी, केंद्र सरकार से के कामकाज से खुशी, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना ये भी लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये जो सारा प्रभाव है वो उत्तर भारत तक सीमित है, पश्चिम बंगाल में उसका, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैं उस फैक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ आज। मैं जिन 2 फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो है एक संदेश खाली का जो कांड हुआ है। संदेश खाली के कांड के बाद पश्चिम बंगाल में लोगों को, आम जनता को, मतदाता को ये लगने लगा है कि ये अत्याचार की इंतहा हो गई है, अब हमको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, अब हमको जवाब देना पड़ेगा। और जनतंत्र में जनता के जवाब देने का एक ही तरीका, एक ही माध्यम होता है, और वो है वोट। तो वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर भी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वोट नहीं देने पर भी उनकी जान और उनके परिवार के लोगों की इज्जत जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा, ये जोखिम उठाना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर है संदेश खाली का मुद्दा, जिसकी वजह से आपको अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में ममता बनर्जी पहली बार डिफेंसिव दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति आक्रामकता की राजनीति रही है, हमेशा आक्रामक रूप से राजनीति करती रही हैं। संदेश खाली के मुद्दे ने उनको डिफेंसिव कर दिया है, ये उनके स्वभाव के विपरीत है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और दूसरा, उनकी सरकार और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचार इतना नीचे तक पहुंच गया है कि वो लोगों के रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगा है, लोगों के बच्चों की नौकरी को प्रभावित करने लगा है, लोगों के परिवार की आजीविका को प्रभावित करने लगा है। राशन की बात हो या मजदूरी की बात हो, मनरेगा की, उसको प्रभावित करने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिल रहे हैं केंद्र सरकार की योजना से, उसको प्रभावित करने लगा है। तो जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबों वंचितों के लिए हैं, उनका लाभ या तो पहुंच नहीं रहा है, या अगर पहुंच रहा है थोड़ा बहुत तो भ्रष्टाचार के साथ पहुंच रहा है।
इससे लोगों में नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ रही है और इसका कोई जवाब ममता बनर्जी के पास है नहीं। एक के बाद एक केस कोर्ट में जा रहा है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। कहीं से ममता बनर्जी और उनके नेताओं को राहत नहीं मिल रही है। और जिस तरह से शेख शाहजहां अदालत में पेश हुआ, उसको देखकर लोगों को ये समझ में आ गया, ये सरकार गुंडों को पालने वाली सरकार है, गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकार है। इस सरकार के राज में सिर्फ गुंडे ही सुरक्षित हैं। 55 दिन तक शाहजहां शेख पुलिस से भागता रहा, या कहें पुलिस उसको छुपाती रही। जब अदालत का आदेश आया कि अब पेश करना ही होगा, तब उसको पुलिस ने पेश किया अदालत में और इस बात का ध्यान रखा केस ऐसे मामलों में बनाए कि उसकी कस्टडी सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में न जाए। ये सारे लक्षण हैं कि ममता बनर्जी डिफेंसिव पर हैं। उनको पता चल गया है कि वो चारों तरफ से घिर रही हैं। बंगाल की राजनीति में ये पहली बार हो रहा। अब जो सर्वे आ रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो भी सर्वे आए हैं, उन सब पर अगर आप नज़र डालें तो आपको दिखाई देगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से आगे नज़र आ रही है। जो पार्टी उम्मीद थी कि अपना 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाएगी, उससे बहुत दूर रहेगी, वो न केवल अपना 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट कर रही है, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और वो आगे कितना निकल जाएगी, ये निर्भर करेगा प्रधानमंत्री का कैंपेन कितना होता है। तो अब दारोमदार सारा प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री के कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी, जो उसका लक्ष्य है 25 सीटों का 42 में से, उसको क्रॉस भी कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा किला है जिसे भेदने की बड़ी इच्छा भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से थी। मुझे लगता है कि 2024 में भाजपा उस किले को भेद पाएगी और ममता बनर्जी का गढ़ जो है वो पहली बार ढहेगा 2011 में सत्ता में आने के बाद से। दूसरा राज्य भी पूरब का ही है और वो है उड़ीसा। उड़ीसा में पिछले 10 सालों में जो राजनीति चली है, उसमें बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, जो कभी एक साथ रहे, गठबंधन की सरकार थी जिनकी 2009 तक, वो अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी बन गए हैं। तीसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका सफाया हो चुका है। तो बीजू जनता दल के विकल्प के रूप में उड़ीसा की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी है। अब यहाँ क्या फैक्टर, ऐसी क्या चीज़ बदल गई है, क्या नया हो गया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब प्रत्याशित फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? और वो कारण एक ही है, बल्कि कहें 2 कारण है। पहला कारण है बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का स्वास्थ्य। नवीन पटनायक का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है। अब स्थिति ये है कि उनको 2 लोग पकड़कर उठाते बिठाते हैं, तब वो उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य कब और ख़राब हो जाएगा किसी को पता नहीं है। लोगों को मालूम है कि अब उनके लिए काम करना और फुल टाइम चीफ मिनिस्टर की तरह काम करना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा फैक्टर, वो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी होगा चुनावी दृष्टि से, वो ये है कि राज्य सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, जिनका बड़ा असर है, जो बड़ी लोकप्रिय हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो समस्या आ रही है, जो अड़चन आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, उससे लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है। और इसके विपरीत केंद्र सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, वो लोगों तक पारदर्शी तरीके से बिना भ्रष्टाचार के पहुंच रही हैं। तो ये जो कंट्रास्ट खड़ा हो रहा है योजनाओं का, जनहितकारी योजनाओं का केंद्र और राज्य की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूँकि उड़ीसा में दोनों चुनाव साथ हो रहे हैं, दोनों चुनाव मतलब लोकसभा और विधानसभा के, तो विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। पहुंच जाएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार बना लेगी ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बात संभावना के दायरे में आ गई है जो इससे पहले तक
यानी 2019 तक इस बात की संभावना भी नहीं लगती थी। 2024 में ये बात संभावना के दायरे में आ गई है। इसीलिए बीजू जनता दल की ओर से इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव से पहले गठबंधन भी कर सकते हैं। गठबंधन करेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा है, गठबंधन नहीं करेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले में बहुत बेहतर करने वाली है। अब आते हैं तीसरे राज्य पर। तीसरा राज्य आप उसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे, बिहार की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक माना जा रहा था कि बिहार से बीजेपी का सफाया हो गया और ख़ासतौर से एनडीए का तो बिल्कुल ही सफाया हो गया। नीतीश कुमार के पाला बदलते ही, पलटी मारते ही परिस्थिति एकदम पलट गई है। अब वहाँ एनडीए की परफॉर्मेंस को लेकर किसी को कोई शक नहीं रह गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी और इस बार भी ये परफॉर्मेंस अगर एनडीए दोहराए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन वहाँ सवाल एक है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार वो 17 सीटों पर लड़ी थी। पिछली बार वो दबाव में थी, 3 राज्यों का चुनाव हार चुकी थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। उसका फ़ायदा उठाया नीतीश कुमार ने, दबाव डाला और 17 सीटों का बंटवारा कर लिया और 6 सीटें एलजेपी को गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी दबाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर हुई है 2019 के मुकाबले और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति और नीतीश कुमार की लोकप्रियता नीचे गई है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब बार्गेन करने की स्थिति में है कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। वो ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो गठबंधन की सीटें ज़्यादा आएंगी। ये कन्विंस करने में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेगी। पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी थी, आपको मालूम है। तो इस बार ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 17 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कितनी सीटों पर। उससे तय होगा कि एनडीए की परफॉर्मेंस क्या होगी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके कैंडिडेट्स की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो पूरे गठबंधन को फ़ायदा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसलिए गठबंधन के जो साथी दल हैं उनको मनाने में भाजपा को मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत जेडीयू के लिए है कि उसके 16 सिटिंग एमपी हैं, उनमें से कुछ लोगों का टिकट काटना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ज़मीनी वास्तविकता सबको दिखाई दे रही है, उसको स्वीकार न करना और ज़्यादा घातक हो सकता है। तो 2019 के चुनाव में उड़ीसा से बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, पश्चिम बंगाल से 18 सीटें मिली थी और बिहार से 17 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर इन 3 राज्यों की 103 सीटों में से 103 लोकसभा सीटों में से उसे 42 सीटें मिली थी। इस बार ये संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में ज़्यादा सीटों पर लड़ती है तो लगभग दुगने के करीब पहुंच सकती है और ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये 3 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी स्थापना के बाद से पूर्व का किला भेदने जा रही है और वो बड़ी सफलतापूर्वक करने जा रही है। इसके साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।